जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पटवारी भर्ती को दृष्टिगत रखते हुए आज हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमने लिया है टेस्ट सीरीज के लिए वो आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे रिलेटेड आपको आज 20 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। उन क्वेश्चन जो दिए गए हैं आज को टेस्ट सीरीज में वो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए आज के टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे पढ़ें आप। क्या लिखा है आपके सामने? पहला प्रश्न है कि धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका एंजियोलॉजी। क्या आ जाएगा? एंजियोलॉजी। तो यहां से थोड़ी सी एक क्वेश्चन को और देखेंगे। यहां से मैं कुछ बता रहा हूं आपको। पहले तो आप क्वेश्चन को याद रखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे आप लोग कहेंगे एंजियोलॉजी। अब यहां से देखिएगा धमनी के बारे में। ठीक, एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि जो हमारा रक्त होता है, एक तो होता है शुद्ध रक्त और एक होता है आपका अशुद्ध रक्त। तो देखिएगा जो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, किसका प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है वो आपका होता है धमनी के अंदर। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह, किसका प्रवाह? अशुद्ध रक्त का प्रवाह किसके अंदर होता है? तो आपका हो जाएगा सिरा के अंदर। तो एक क्वेश्चन तो हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र की अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो एंजियोलॉजी में हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा कि धमनी के अंदर कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। तीसरा प्रश्न हो जाएगा सिरा में कौन सा रक्त बहता है? तो आपका अशुद्ध रक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है एंजियोलॉजी का जो जनक है वो किसे माना जाता है? ठीक, अभी हमने देख लिया है कि एंजियोलॉजी के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विलियम हॉर्वे। क्या आ जाएगा? विलियम हॉर्वे। देखिएगा एक क्वेश्चन और है आपके सामने, यहां पर आपके सामने आ जाए इस प्रकार लिखा हुआ कि रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो भी आपका राइट आंसर आएगा विलियम हॉर्वे। तो यहां से प्रश्न आएगा कि विलियम हॉर्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब की गई? तो 1628 ईस्वी में। याद रखिएगा 1628 ईस्वी में विलियम हॉर्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड है आपके सामने ब्लड से रिलेटेड। क्या लिखा है? रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएं आप। तो रक्त का अंदर या ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे कहा जाता है हिमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। प्रश्न और ये भी आता है कि रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा रक्त के अंदर जो धातु पाई जाती है वो आपकी होती लोहा, जिसे आप लोग कहते हैं आयरन। क्या कहते हैं हम? आयरन। इसका जो प्रतीक होगा वो आपका आ जाएगा Fe। और इसका जो परमाणु क्रमांक है क्या है? इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 26। तो यहां से आप क्या क्या याद रखेंगे कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो आपका आंसर आएगा हेमेटोलॉजी। ठीक, इसके बाद में रक्त के अंदर कौन सी धातु होती है? तो आप बताएंगे लोहा। लोहा को कहते हैं हम लोग आयरन। इसका जो प्रतीक है वो हो जाएगा आपका Fe और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपके सामने 26। चलिए यहां से एक और लिखा आपके सामने कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा माइकोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है कवक, फंगस। कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? माइकोलॉजी में। फिर लिखा फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है शैवाल का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन। ठीक, और इसके बाद लिखा इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण का, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़े इस प्रश्न को आप। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा, क्या पूछा है? एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 लीटर। यहां से एक क्वेश्चन और देखें। प्रश्न कभी आ जाए कि वयस्क पुरुष में व्यक्ति की रक्त की मात्रा, तो आप बताएंगे 5 से 6 लीटर। कितना बताएंगे? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन में दिया है सिर्फ 5 लीटर, इसलिए आंसर आप लगा देंगे 5 लीटर। अगर प्रश्न आ जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में होता है 4 से 5 लीटर। कितना होता है? 4 से 5 लीटर। ठीक, आगे अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि जो आपका रक्त होता है, रक्त का पीएच मान, ध्यान समझिएगा,
रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। इसलिए इसे कहा जाता है क्षारीय द्रव। क्या कहा जाता है? क्षारीय द्रव। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी व्यक्ति में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का कितना प्रतिशत होती है ना? यानी किसी व्यक्ति के शरीर में जितना रक्त है, क्या लिखा है? किसी व्यक्ति में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का कितना प्रतिशत, यानी किसी व्यक्ति का जितना वेट है उस वेट का कितना प्रतिशत ब्लड होगा। तो आप यहां से लगाएंगे 7%। कितना परसेंट लगाएंगे? 7%। कि किसी व्यक्ति का जितना वजन होगा उस वजन का 7% रक्त होगा उसके अंदर। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने मैंने अभी आपको बताया था कि रक्त का पीएच मान बताना है, और रक्त का पीएच मान अभी मैंने आपको बताया था 7.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त का पीएच मान आ जाएगा 7.4। देखिए यहां से बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, समझिएगा। अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने रक्त का, किसका रक्त का पीएच मान, तो आप लोग बताओगे 7.4। अगर आपके सामने आ जाए कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, किसका मूत्र का, तो बताएंगे 6.4। इसके बाद आ जाए दूध, तो दूध का भी होता है 6.4। इसके बाद आ जाए समुद्री जल, समुद्री जल, तो समुद्री जल का होता है 8.5। ठीक। इसके बाद अगर हमारे सामने आ जाए नींबू, क्या आ जाए? नींबू, तो नींबू का होता है 2.8। इसके बाद आ जाए शराब, क्या आ जाए? नींबू का थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, नींबू का होता है 2.4, शराब का होता है 2.8। ठीक। और इसके बाद में होता है सिरका, तो सिरका का होता है आपका कितना? 3। कितना होता है? 3। और आपको पता होगा जिसकी वैल्यू 7 होती है उसे माना जाता है उदासीन, यानी कि वो है आपका वर्षा का जल। तो आप याद रखिएगा शुद्ध जल किसे कहते हैं? किसका पूछा है? शुद्ध जल। तो याद रखिएगा शुद्ध जल कहा जाता है वर्षा के जल। किसके? वर्षा के जल को। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आसुत जल। क्या बोलते हैं? आसुत जल। ठीक। एक और है आपके सामने जिसे बोला जाता है पित्तरस। क्या बोलते हैं हम लोग? पित्तरस। कि पित्तरस का पीएच मान कितना? तो 7.7 होता है। ठीक। हमसे अगर पूछा जाए कि पित्तरस बनता कहां है, तो पित्तरस बनता है पित्ताशय में। कहां बनता है? पित्ताशय में। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि जो आपका पित्ताशय होता है इसका आकार किसके समान होता है, तो याद रखिएगा पित्ताशय का आकार होता है नाशपाती के फल के समान। नाशपाती के फल के समान। ठीक। मैंने यहां से आपको बता दिया कि अपना जो पित्तरस है इसका पीएच मान है 7.7। पित्तरस बना कहां है? पित्ताशय में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पित्तरस स्टोरेज या फिर आपका संचय कहां होता है, तो याद रखिएगा वो होता है यकृत के अंदर। किसके अंदर होता है? यकृत के अंदर, है ना? लीवर के अंदर होगा। लीवर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं कि लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 किलो से 2 किलो होता है। यकृत का काम क्या क्या है, तो यहाँ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, है ना? बाकी अगले वीडियो में यकृत के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो आपका रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है। क्या है? ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, ये किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बना है। तो मैं आपको बताता हूं पहले ऊतक क्या होता है, समझिएगा कैसे। याद रखिएगा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो संरचना बनती है उसे बोला जाता है ऊतक। और जो ऊतक होते हैं वो भी होते हैं 4 प्रकार के। एक तो आपका होता है उपकला ऊतक, एक होता है आपका संयोजी ऊतक, एक आपका होता है पेशी ऊतक और एक होता है तंत्रिका ऊतक। तो अपने से पूछा गया कि जो ब्लड है वो कौन सा ऊतक है, तो याद रखिएगा जो ब्लड है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तरल संयोजी ऊतक किसका बना है, तो याद रखिएगा भ्रूणी मेसोडर्म का। किसका बना है? भ्रूणी मेसोडर्म नामक पदार्थ से कौन बना है? आपका संयोजी ऊतक, जिसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्त का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है। क्या है? रक्त का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा प्लाज्मा। क्या आएगा? प्लाज्मा। देखें मैंने आपके सामने यहां पर लिखा ब्लड इस प्रकार। तो याद रखिए जो ब्लड होता है इसका 55% भाग, कितना? 55% जो भाग है उसे बनाता है प्लाज्मा। कौन बनाता है? प्लाज्मा। और जो 45% भाग है उसे बनाता है रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। अब ये रुधिराणु क्या चीज है, तो इस रुधिराणु के अंदर ही आता है आपका आरबीसी,
WBCs और आपका होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है आपका? आ जाएगा प्लेटलेट्स। क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो याद रखिएगा जो ब्लड है वो किस किस से मिलकर बना है? तो आपका है प्लाज्मा सबसे ज्यादा 55%, इसके बाद आपका रुधिराणु 45% और इसके अंदर आरबीसी आएगा, WBC आएगा और प्लेटलेट्स आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है आपके सामने, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है आपके सामने। इन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है रक्त के अंदर जो अपना प्लाज्मा है, क्या है? प्लाज्मा वो है 55%। कितना है? 55%। लेकिन इस प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है ना वो है 90%। कितना है? 90%। ठीक। पर यहाँ प्रश्न क्या लिखा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है, यानी कि अपना आ जाएगा 55%। तो आ गया राइट आंसर। पर एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि जो अपना प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना होता है? तो बेटा होता है 90%। कितना? 90%। और एक प्रश्न हो आएगा यहाँ से कि इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है? कितना? प्रोटीन। तो प्रोटीन होता है 7%। तीन प्रश्न क्लियर हो गए कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है प्लाज्मा। तो आप बता देंगे 55% और 45% तो मैं आपको बता चुका हूं अभी रुधिराणु। ठीक। फिर प्लाज्मा 55% भाग बन गया। इसके बाद प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है, जल, वो होता है आपका 90% और 7% इसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है आपके सामने। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको अभी पहले बता रहा हूं वही क्वेश्चन आगे आ भी रहे हैं, तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा इनको देखकर। देखो क्या लिखा है? प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा होती है 90%। कितनी? 90। और प्रोटीन का तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो आपका पाया जाएगा 7%। यहां तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन समझे इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है आपके सामने? प्रश्न है आपके सामने, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन या एंटीक्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? पहले एग्जाम में आ चुका है कि एंटीक्लोटिंग आपका प्रोटीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा हिपेरिन। क्या आ जाएगा? हिपेरिन। मैं आपको बताता हूं हिपेरिन के बारे में। क्या है हिपेरिन? जो आपका हिपेरिन प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन? हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को कहीं भी जमने नहीं देता है। ऐसा आपने कभी देखा कि आपकी बॉडी में यहां ब्लड जम गया ऑटोमेटिक? इसका इलाज आप करवाते हैं डॉक्टर से जब तक यहां ब्लड जम गया। अगर इसी प्रकार ब्लड जमता रहेगा तो आपका पूरा जीवन काल तो ब्लड को ठीक करवाने में ही लग जाएगा। तो हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन है वो अपने शरीर के अंदर कभी भी किसी भी जगह पर ब्लड को जमने नहीं देता है, उसको जमने से रोकता है। तो याद रखिएगा प्रतिस्कंदन या एंटीक्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जिसे जाना जाता है उसका नाम है हिपेरिन। आगे दो प्रोटीन और लिखे हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। एक आपके सामने एल्ब्यूमिन भी लिखा है जो आपके प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में भी होता है। तो ये जो प्रोटीन लिखे हैं, आपको एक और क्वेश्चन यहां से बताता हूं कि जितने भी आपके सामने प्रोटीन आएंगे, अगर प्रश्न आ जाए कि जितने भी प्रोटीन है ये सबके सब बनते कहां है, तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए 99%। जितने भी प्रोटीन है आपके सबके सब बनेंगे यकृत के अंदर। किसके अंदर बनेंगे? यकृत के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से क्या लिखा है? निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? तो मैंने आपको अभी बताया है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है भैया कौन कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। कि फाइब्रिनोजन और का प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों मिलकर ही रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ठीक। चलिए अगला जो आपका सामने क्वेश्चन दे रखा है इसको पढ़ें आप लोग। क्या लिखा है आपके सामने? चलिए देखेंगे क्या लिखा है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन
मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, यानी कि इम्यून सिस्टम वाली बात आ गई आपके सामने। तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है या उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका आंसर मैं अभी आपको बता चुका हूं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। जल्द से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें आप लोग। क्या लिखा है? प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो देखो सभी प्रोटीन देख ली हमने। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। फिर है ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो अभी इसके बारे में हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया और इस क्वेश्चन को देखा कि हमारे क्या बोला है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो ये आपका आ जाएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और जो आपका ये ग्लोबुलिन प्रोटीन था ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा था। चलिए अगला। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, है ना। चलिए जिन क्वेश्चनों के आपके आंसर आ रहे हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। चलिए अगला है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? अब आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न है। क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त का थक्का बनाने से संबंधित हमने क्या देख लिया आपके सामने? प्रोटीन देख लिए। अब बात कर रहे हैं विटामिन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अब देखो जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपके सामने अगर पढ़े तो? इसका नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। फिर है विटामिन बी, और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेरीबेरी। फिर है विटामिन ई, और आपको पता है अगर मैं आपके सामने बात करूं विटामिन ई की, तो देखो इससे पहले अगर विटामिन सी होता एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी होता कैल्सीफेरॉल, अब आया है विटामिन ई, तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं बांझपन। क्या बोलते हैं? बांझपन आ जाए या इसके जगह पर आपका आ जाए नपुंसकता। क्या जाए? नपुंसकता। पर अपन बात करने वाले हैं विटामिन के की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ठीक। और इसकी कमी से आपने देख लिया है रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, क्या है? सौंदर्यता का विटामिन किसे कहा जाता है? देखो कितने शानदार प्रश्न है आपके सामने। क्या बोला? सौंदर्यता। इसका मतलब है सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आएगा ई। आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल पर विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं। हमें बोला जाता है कि बालों में लगाकर रखो तेल के साथ में विटामिन ई का कैप्सूल, है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग त्वचा के ऊपर कुछ लगाते हैं, स्किन के ऊपर, तो विटामिन ई का कैप्सूल लगाते हैं ताकि सुंदरता बढ़े। तो याद रखना सुंदरता का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। चलिए अगला। अगला है कौन सा तत्व, प्रश्न को समझे आप लोग। क्या लिखा है? कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ठीक है, तो यहां पर देखें इसका राइट आंसर आएगा कैल्शियम। आपके सामने लिखा है Ca+2। तो देखो इस +2 का मीन क्या है? ये पढ़ने पर आ गया कैल्शियम। आपको अगर पता हो तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। इसका अगर आपके सामने पूछ लिया जाए परमाणु भार, क्या पूछ लिया जाए? परमाणु भार, तो इसका परमाणु भार होता है 40। कितना होता है? 40। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे आप 2 8 8 2। तो देखो 2 8 कितना हो गया? 10 18 और 2 20। तो ये लास्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए लगाया गया है +2, यानी कि ये किसी को दान करता है। अब जो भी व्यक्ति किसी को दान करता है ना तो हमेशा धनायन बनाता है, क्योंकि वो क्या है? दानवान व्यक्ति, उसने दान किया है। तो ये +2 संयोजकता इसकी दर्शा रहा है। तो राइट आंसर आ जाएगा ये। और आपको पता है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। क्या है? दूध। क्योंकि आपको पता है इसलिए तो छोटे बच्चों को दूध पीने की सलाह दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी कि यकृत के अंदर होता है? तो मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि लगभग आपके प्रोटीन का निर्माण यकृत के अंदर ही होता है, इसलिए राइट आंसर आएगा क्या बोला? प्रोथ्रोम्बिन,
इसके बाद फाइब्रिनोजन, हिपेरिन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, कि सभी विटामिन का जो प्रोटीन का निर्माण है वो यकृत के अंदर होगा। और आपको अभी मैंने बताया कि जो आपका यकृत है इसका वजन होता है 1 kg से 2 kg, यानी 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास यकृत का वजन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीसी से संबंधित है। चलिए प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न लिखा है स्क्रीन पर, पढ़े इस प्रश्न को आप लोग। क्या लिखा है? आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहां होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसे हम लोग कहते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं? बोन मेरो। ठीक है, मैं आपको यहां से बताता हूं आरबीसी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जो आपको बहुत याद रखने चाहिए, जो आपको जरूरी है। देखें, आरबीसी का जो जन्म होता है वो आपने बता दिया, अस्थि मज्जा। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल वो 20 से 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की जहां मृत्यु होती है, क्या होती है? मृत्यु। आरबीसी की जहां मृत्यु होती है उसे कहा जाता है प्लीहा या तितली या स्प्लीन। क्या कहा जाता है? स्प्लीन। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आता है आपके सामने कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। या एक प्रश्न और आ जाए कि ब्लड बैंक या रक्त बैंक। क्या बोला मैंने आपके सामने? ब्लड बैंक। अगर आ जाए ब्लड बैंक, क्या जाए? ब्लड बैंक, या इसे बोलते हैं अपन रक्त बैंक। रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका प्लीहा, और इसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझे आप। बहुत अच्छा प्रश्न लिखा आपके सामने, है ना। इस कथन को अपने को पढ़ना है, और सत्य सत्य वाली बात है। इसका मीन्स है कि इसके अंदर से 3 ऑप्शन तो सही होंगे, जो एक गलत है उसे आपको चूज करना है। पहला लिखा क्या है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा और लीवर में होता है। तो बेटा इसका सही आंसर है लगभग तो आपके आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में। लेकिन जो भ्रूण अवस्था, जिस बच्चा जो गर्भाशय में होता है, तो उस सिचुएशन में आरबीसी का निर्माण प्लीहा और आपके यकृत में आरबीसी का निर्माण होता है। तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट और है ना, और लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो बेटा याद रखिएगा, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके 2 अपवाद है, एक ऊंट है और एक लामा जीव है, जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसलिए आरबीसी के ये अपवाद है, एक्सेप्शन। ठीक, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा है, मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार या बायोकेन्केव होता है। तो बेटा ये भी बिल्कुल सही है कि आरबीसी का आकार होता है बायोकेन्केव, कॉन्केव। ठीक, अब लास्ट है आरबीसी का जीवन काल 160 दिन। तो आपको अभी बताया मैंने आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, इसलिए असत्य हो गया लास्ट वाला ऑप्शन। यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज बेहद पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।